स्वागत है आप सभी का शार्प लर्निंग ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल शार्प लर्निंग क्लासेस पर। तो हम लोग बात करें कि आज हमारे थोड़े से प्रश्न कम हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं कंप्लीट रिवीजन सीरीज, उसका जो आज 5वीं या 6वीं क्लास है, चलिए 6वीं क्लास है, ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स। तो हम लोग देखें 72nd बीपीएससी वाला जो हमारा बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है और इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपका कराया जाएगा। इसकी मात्र फीस हमारी है 3500 रुपये और ये फीस आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। जैसे इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फीस बढ़ जाएगी। अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है, अभी क्लासेस आगे जाके होंगी। तो पहले आप प्रश्न हमारा है पॉलिटी की जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उसमें, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर जो बी और सी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? गुड इवनिंग सभी को। वैसे तो गुड आफ्टरनून चल रही है, 5 बजे के बाद हमारी गुड इवनिंग स्टार्ट होती है, बट फिर भी जो भी है जल्दी से पहले प्रश्न का उत्तर दें। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता चुका हूं, इसलिए डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले उत्तर देखते हैं कौन सही देता है कौन नहीं देता है। नगमा से कह रही हैं डी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। जितने बच्चे भी देख रहे हैं जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये प्रश्न, एक ही प्रश्न 2 बार आया है, 47 में भी आया है, 41 में भी आया है। ठीक है, 47 बीपीएससी और 41 यानी कि 41वीं और 47वीं 2 बार बीपीएससी में ये सवाल, सेम सवाल पूछा जा चुका है। कल हमने बात की थी, फिर भी इसका डी बता रहे हैं। देखिए, केवल एक ही कारण है, क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। ये सदन स्थायी क्यों है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें बी और सी दोनों सही हैं। ये सेंटेंस तो अपने आप में सही हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से चीजें ठीक नहीं है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो और एक सेंटेंस है कि लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं, दूसरा सेंटेंस बताया जा रहा है कि राज्यसभा में इतने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा का पूछा नहीं है, इसमें जो कारण पूछा गया है उसका केवल एक ही जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो हमारा कौन सा है? बी। इसको विघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है विघटित ना होने वाला, वो इसको स्थायी सदन बनाता है। वहीं पर हमने एक आर्टिकल देखा था 85, जिसमें मैंने बताया था कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है कब? जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या करे? राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश करे। तो राज्यसभा विघटित नहीं होती क्योंकि ये स्थायी सदन है, वहीं पे लोकसभा विघटित हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है समय से पहले, और ऐसा किया भी गया है कई बार, ऐसा कई बार किया भी गया है। जैसे 9वीं जो लोकसभा थी उसके इलेक्शन हुए थे 1989 में। हाँ, कल मैंने जो आपको सवाल दिया था उसी का आंसर एक तरीके से बता रहा हूँ। कल मैंने आपसे होमवर्क के लिए बोला था कि 18 साल की उम्र होने के बाद जो इलेक्शन हुए थे सबसे पहले कौन सी लोकसभा के हुए थे, याद है कि नहीं? कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर है 9वीं लोकसभा। 1989 में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और मार्च में ये लागू किया गया था। जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है वो मार्च के आसपास लागू किया गया था, और 9वीं लोकसभा उस समय 89 के आसपास हुई थी इलेक्शन। उसमें एक तरीके से 18 साल वालों ने भी वोट किया था। तो कल वाले का उत्तर आज बता रहा हूँ, आप लोग होमवर्क कर लिया करें, और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न यही मिल जाए, तो होमवर्क भी आपको करके रखना है। तो आई थिंक ये सभी की समझ में आया होगा कि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। वहीं पर हमारी जो लोकसभा है वो विघटित हो जाती है, इसलिए वो स्थायी सदन नहीं है। हाँ, 1989 में इलेक्शन हुए थे, वो 9वीं लोकसभा थी जिसमें 18 साल वालों ने भी वोट किया था। पहले 21 साल एज थी हमारी वोट डालने की, अब कितनी है? 18 है। वो 18 कब की गई थी? वो की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1988 में वो संविधान संशोधन पेश किया गया था, 89 में वो लागू किया गया था मार्च में। ठीक है, और 9वीं लोकसभा के इलेक्शन उसी
18 साल वाले लोगों ने किए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा 9वीं लोकसभा, कई बार बता चुका हूं मैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी अच्छे से पढ़ने के बाद उत्तर दिया करें। कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें कभी कभी आपका 1.33 नंबर ले जाती हैं। कितना? 1.33 नंबर ले जाती हैं। पता है क्यों? एक तो हमें पता था तो सही कर सकते थे, वो भी गया 1 नंबर, और जो नेगेटिव वाला जाता है वो भी जाता है। तो पता होने के बावजूद केवल एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 1.33, ठीक है, 1.33 अगर आपका नंबर चला जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, नहीं आ रहा तब हम लोग कुछ उसमें से 2 में से 3 में से कोई ऑप्शन चुन रहे हैं तब की बात अलग है, लेकिन पता होने के बाद अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ें सही नहीं है एग्जाम के लिए। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर या 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस करना होता है या पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। इसमें गलत कथन बताना है, और ये वाला हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है? ये हमने कल बात की थी आर्टिकल 109। कौन सा आर्टिकल था? 109। ये आर्टिकल कहता है कि विधेयक सबसे पहले कहां पे आएगा? लोकसभा में। धन विधेयक कहां पे जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में। याद है कि नहीं? आर्टिकल भी बता रहा हूं मैं साथ साथ, तो कैसे भी प्रश्न आएगा किसी भी टाइप से तो आप लोग करने के एक तरीके से कंडीशन में रहेंगे अगर आप लोग इस रिवीजन सीरीज को ठीक से कर लेते हैं तो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, हाँ, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, मनी बिल लोकसभा में ही आता है। आर्टिकल 109 109 आर्टिकल कहता है कि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा सबसे पहले। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये हमने बात की थी। देखिए, मूल संविधान में ये शामिल नहीं था, फिर एक संविधान संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि 1979 में एक तरीके से लागू भी कर दिया गया था। जून में थी, जून कौन सी थी ये तो याद नहीं, शायद 28 जून थी या कौन सी, जून 1989 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जून 1989 में लागू किया गया था। अब इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया 352 आर्टिकल कहता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति कैसे लगाएगा? लगाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो आर्टिकल 352(3) कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है, और ये इसी समय शब्द यूज किया जाता है मंत्रिमंडल, यानी कि पहले मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। अब प्रश्न किसी भी तरीके से आता है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कौन से आर्टिकल में था, तो किसी में भी नहीं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 44वां। कौन से आर्टिकल में है? 352वां। ठीक है, किसी भी तरीके से आता है। उस समय एक तरीके से प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। पीएम कौन थे? पीएम हम लोग बात कर चुके हैं, मोरारजी देसाई। और इसी संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार भी हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया है। तो सारी चीजें आपकी ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें तो ज़्यादा जरूरत है नहीं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एक हमारी जनगणना है 1971 की। अब जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, तो यानी कि जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए जाते हैं। बराबर ये वाला है नहीं, सबके लिए बराबर नहीं है, ये तो आपको पता ही है। उनके क्षेत्रफल के आधार पर भी नहीं है। और इसी तरीके से हम लोग देखें
अनुपात में भी नहीं है राजस्व जितना भी हो रहा है, तो जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। और जनसंख्या भी कौन सी, 1971 की। और ये 2026 तक फिक्स है, ये हमने बात की थी, 2026 तक फिक्स है। 2026 के बाद कोई नई जनगणना होगी, उसके हिसाब से सीटें चेंज की जाएंगी। 2026 के बाद सीटें चेंज की जाएंगी। कल ये सवाल कई बार आया था, 2 से 3 बार आपके सामने ये सवाल रखा गया था PYQ के माध्यम से, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? अभी हमने देखा था, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 5, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? यह हमारा 40वीं BPSC में आया हुआ सवाल है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 5, डी आंसर आ रहा है 5 का डी, एकदम सही आंसर है हमारा, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसको कोई विघटित नहीं कर सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। इसको स्थायी सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे कोई विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, हमने बात की थी, तो वही चीजें हैं हमारी। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इन चारों में से कोई भी उत्तर सही है नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए, शून्य काल का मतलब क्या होता है? किसी भी ऐसे मुद्दे को, देखिए लोक महत्व का कोई मुद्दा होता है, उसको उठाया जाता है। इसमें लोक महत्व के मुद्दे को उठाया जाता है। लोकसभा में शून्यकाल शुरू होता है 12 से 1। लोकसभा में कितने बजे से होता है? 12 बजे से 1 बजे तक। और राज्यसभा की हम लोग बात करें तो राज्यसभा में शून्यकाल होता है 11 बजे से। पहले तो ये 12 बजे से दोनों जगह होता था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। तो राज्यसभा में शून्यकाल पहले होता है, लोकसभा में बाद में होता है। इसमें मेनली ये होता है कि लोक महत्व का कोई मुद्दा है, उस पर सवाल जवाब किसी मंत्री से उस मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, लोक महत्व के मुद्दे को उठाया जाता है। शून्यकाल यानी कि 0 आवर। इससे पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में हमारा प्रश्न उत्तर काल होता है, वो 11 बजे से स्टार्ट होता है लोकसभा में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? कितनी बार बुलाया गया है? ये हमने बात की थी, 3 बार आया है, 1961 में, 78 में, 2002 में। 61 में हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1978 में हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय बैंक सेवा आयोग अधिनियम बनाया गया था। और एक तरीके से बात करें 2002 में जो हमारा पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट जो करके था, वो 2002 में बनाया गया था। 3 बार अभी तक जॉइंट सिटिंग हुई है और 3 विधेयकों को पारित किया गया है। तो 7 का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती। राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती। संविधान संशोधन के लिए कभी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्या नहीं होती? ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग हमेशा कौन से विधेयक के लिए होती है? जिसको पारित करने के लिए दोनों सदन में मतभेद हो। और ये विधेयक कौन सा होना चाहिए? साधारण विधेयक, साधारण प्लस वित्तीय विधेयक। धन विधेयक में नहीं होती और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती। याद रखिएगा, धन विधेयक में पूरी की पूरी पावर हमारी लोकसभा के पास है और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। क्या होता है? केवल साधारण विधेयक और जो वित्तीय विधेयक होते हैं, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा में नामांकित करते हैं? ये बीपीएससी में आया हुआ है, 2005 का प्रश्न है। लेकिन हम लोग बात करें, हमने पहले भी देखा है 104वां संविधान संशोधन,
2019 इसमें जो आंग्ल भारतीय वाला था वो खत्म कर दिया गया। आंग्ल भारतीय वाला जो आरक्षण था यानी कि 2 सीटें जो थीं वो समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन जो प्रश्न आया है उसके हिसाब से हम लोग बात करें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 2 थे और राज्यसभा में 12 थे। अब ये वाला समाप्त हो गया है, लेकिन उस समय जो प्रश्न आया था उस समय आंसर क्या था, 2 और 12। अभी की कंडीशन में देखें तो 0 और 12, कितना हो जाएगा, 0 और 12। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति नामांकित किए जाते हैं, तो इसका प्रश्न का तो उत्तर सभी का सही होना चाहिए, 12। अभी हमने बात की 12, हाँ 0 12 एकदम सही होना चाहिए। ये प्रश्न पुराना है तो अभी हमने देखा कि चेंज किया गया 2019 में। ये प्रश्न था हमारा 2005 का, तो उस समय की कंडीशन के हिसाब से आंसर वो था, लेकिन 0 और 12 वर्तमान में सही होगा। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है। कल हमने देखा था, कल या परसों की क्लास में एक आर्टिकल था हमारा 1, 2, 3, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो, कानून बनाना जरूरी हो, संसद सत्र में नहीं है यानी कि एक या दोनों सदन, एक या दोनों सदन कोई भी अगर सत्र में ना हो तभी कंडीशन हो सकती है अध्यादेश की। अब ये कौन जारी करेगा, केंद्र के लिए राष्ट्रपति। यहां पे राज्यों वाली भी हम लोग बात करें तो सेम चीजें होंगी, मैं केवल आर्टिकल लिख दूंगा और राष्ट्रपति के बजाय राज्यपाल आ जाएगा। विषय कौन से होते हैं, विषय की बात करें तो जो संसद जिन पर कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है वो सभी विषयों पर एक तरीके से किया जा सकता है। आगे हम लोग देखें, 6 माह तक वैलिड होता है, 6 माह तक वैध होता है, लेकिन संसद सत्र में आने पर, संसद सत्र में आने पर 6 सप्ताह तक वैलिड होता है। देखिए, सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार दिया गया है किसको, विधायिका को यानी कि संसद को। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि विधायिका सत्र में नहीं है, विधायिका सत्र में नहीं है यानी कि विधायिका अभी बैठक नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में अगर कानून बनाने का जरूरत पड़ जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून बना सकता है। और कानून बनाने की चूंकि जिम्मेदारी होती है किसकी, विधायिका की यानी कि संसद की, तो जब भी संसद बैठेगी तो 6 सप्ताह में क्या करना पड़ेगा, संसद से वो अध्यादेश पारित कराना पड़ेगा जिससे कि वो परमानेंट बन जाए, जिससे कि वो परमानेंट बन जाए। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि 6 सप्ताह, कभी अगर सीधे सीधे आता है कि संसद सत्र में बैठ जाती है यानी कि संसद का सत्र शुरू हो जाता है दोनों सदनों का, तो 6 सप्ताह के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको एक तरीके से पारित कराना पड़ेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अगर पारित नहीं किया संसद ने, 6 सप्ताह तक मीटिंग वगैरह चलती रही, तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और ये 6 सप्ताह कब से गिनते हैं, दूसरे सदन के आने तक, दूसरे सदन के आने से या दूसरे सदन की बैठक के पहले दिन से माना जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक सदन बैठा आज, लेकिन दूसरा सदन बैठा आज से 10 दिन बाद, तो दूसरा सदन जब भी बैठेगा तब से हम लोग क्या करेंगे, 6 सप्ताह काउंट करेंगे। क्या करेंगे, 6 सप्ताह कब से काउंट करेंगे, तो दूसरे सदन की बैठक के बाद से। तो प्रश्न आ सकता है कि अध्यादेश को पारित कराने के लिए समय सीमा होती है, तो 6 हफ्ते, दूसरे सदन की बैठक के बाद 6 सप्ताह, ठीक है, या फिर 6 महीना, 6 सप्ताह, कुछ भी आ सकता है। तो आंसर क्या होगा, जब भी दोनों सदन मीटिंग में आ जाएं उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें डिटेल हैं अध्यादेश के बारे में। अब राज्यों की बात करें तो राज्यों में आर्टिकल होता है हमारा 213, वहां पे राज्यपाल करता है, कौन से विषयों पर करता है, जिन पर राज्य विधायिका कानून बनाती है। बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं कि 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना होता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार 10 धन विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है, यह भी याद रखना है। कभी प्रश्न आ जाएगा क्या सम्मिलित है, कभी आ जाएगा सम्मिलित नहीं है। तो जल्दी से बताएं। टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, या नन ऑफ दीज, या फिर एक से ज्यादा। कौन सा सही होगा? ग्यारह का कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, तो उनका मैं क्लियर कर दूं, इसमें सी वाला सही होगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। डी, देखिए खर्च का विवरण तो आएगा ही आएगा, खर्च का विवरण तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है इसमें आय का भी विवरण आ जाए। धन विधेयक में दोनों चीजें होती हैं, धन विधेयक में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो सही शब्दावली जो दे रखी है वो विनियोग करना है। खर्च शब्द संविधान में नहीं है, खर्च शब्द संविधान में नहीं है। संविधान में जो दे रखा है वो विनियोग करना दे रखा है। और जो वित्त विधेयक होते हैं वो भी धन विधेयक का ही एक प्रकार है, वो टैक्स वगैरह लगाने के लिए होता है, टैक्स वगैरह लगाने के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। तो जो संविधान में शब्दावली दे रखी है उसकी हम लोग बात करें तो वहां पे विनियोग शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है? विनियोग शब्द दे रखा है। तो आंसर जो सही होगा वो सी वाला। देखो संविधान में जो शब्दावली है उसके हिसाब से बात करें तो ये सही होगा, ठीक है। लेखानुदान बना है, लेखानुदान का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी कोई सरकार होती है, मान लीजिए फरवरी में बजट उनको पेश करना है। अब बजट को पारित होने में समय लगता है, बजट को पारित होने में समय लगता है। तो जैसे ही हमारा 1 अप्रैल से नया एक तरीके से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो कुछ दिन के लिए संसद को खर्चे चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए, या फिर कोई भी खर्च करना है, योजना के लिए व्यय देना है, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। तो ऐसा काम किया जाता था कि 2 महीने का पैसा वो पहले ही निकाल लेते थे। उसको हम लोग बोलते थे लेखा अनुदान। यानी कि जितना भी खर्च सरकार करने वाली है उसका 1/6 यानी कि 2 महीने का खर्चा बजट पारित होने से पहले के लिए ही निकाल के रख लिया जाता था, जिससे कि वो 2 महीने की कार्यवाही को चलाया जा सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेखानुदान। तो इसका मतलब क्या हो गया? बजट पारित होने में देरी के समय खर्च करने का धन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेखानुदान। यह आर्टिकल 116 में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा दे रखी है। अब हम लोग देखें लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए। कैग की रिपोर्ट पर मतदान क्यों होगा भाई? कैग की रिपोर्ट अलग होती है, लेखानुदान अलग होता है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए ये भी कुछ है नहीं, अप्रत्याशित व्यय के लिए अलग होता है, अतिरिक्त अनुदान वगैरह कुछ होता है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या फिर बजट के लिए। तो मैंने बता ही दिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 116। आर्टिकल भी कौन सा है? 116 में इसके बारे में चीजें दे रखी हैं। कुछ मात्रा में 113 में भी दे रखी हैं, लेकिन मोस्टली 116 में दे रखी हैं। और एक और चीज, लेखानुदान जो है यूपीएससी में प्रश्न आया था, आ भी सकता है यहां पे, चाहे अंतरिम सरकार हो या फिर स्थायी सरकार हो, दोनों पेश करती हैं, दोनों लाती हैं। क्योंकि चाहे अंतरिम बजट पेश किया जा रहा हो, चाहे कुछ भी किया जा रहा हो, बजट पारित होने में दोनों में समय लगता है। प्रोसेस जो है बजट पारित होने की सेम है, चाहे वो अंतरिम बजट हो चाहे सामान्य बजट हो। स्थायी का मतलब क्या हो गया? सामान्य बजट। इसको हम लोग सामान्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सामान्य। तो इन बजट को पारित होने में दोनों में समय लगता है, इसलिए लेखानुदान दोनों सरकार लेके आती है, चाहे वो अंतरिम बजट हो चाहे हमारा एक तरीके से सामान्य बजट हो। ये यूपीएससी में एक बार सवाल आया है, मैंने आपको इसलिए बता दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूपीएससी में आया है तो पीसीएस में नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं,
चलो पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीएजी को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो एक मैं बताऊं आपको, संविधान में किसी भी जो भी संसदीय समितियां होती हैं संविधान में, उसमें किसी भी समिति का जिक्र नहीं है। तो अगर प्रश्न आता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय समितियों का जिक्र है, तो संविधान में किसी भी संसदीय समिति का जिक्र नहीं है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, संविधान में संसदीय समिति का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा रूल, राज्यसभा के जो नियम होते हैं उसके द्वारा किया गया है। यानी कि संविधान के किसी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है। तो जो समितियां बनती हैं वो लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार बनती हैं, ना कि संविधान के किसी आर्टिकल से। ठीक है, याद रखिएगा। और जो किसी भी सदन के द्वारा अगर समिति बनाई जा रही है, चाहे वो लोकसभा के द्वारा बनाई जा रही हो, राज्यसभा के द्वारा बनाई जा रही हो, वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगी? जिस सदन ने उनको बनाया है उसके अध्यक्ष को। जिस सदन ने उनको बनाया है उसके अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपती हैं। अब जो हमारी एक तरीके से लोक लेखा समिति होती है वो बनाई जाती है लोकसभा के द्वारा। उसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं कैसे? 15 + 7, 15 हमारे लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। और एक और चीज, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्यों का अनुपात होता है किसी भी समिति में, वो कितना होता है? 2:1 का। चाहे आप लोग लोक लेखा समिति देख लें, चाहे आप लोग जो हमारी एक तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति होती है उसकी बात करें, तो जब भी दोनों सदनों की समिति बनाई जाएगी तो उसमें सदस्यों का अनुपात क्या होगा? 2:1। जैसे हम लोग बात करें, एक घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011 के आसपास, तो उस समय समिति बनाई गई थी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको। कौन थे? पीसी चाको। उसमें भी 30 सदस्य थे। कितने थे? 30। 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो यानी कि 2:1 के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसी भी समिति में क्या किए जाते हैं? एक तरीके से ज्वाइन करते हैं, यानी कि सदस्य बनाए जाते हैं। और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और ये सामान्यतः किस समिति का सदस्य होता, किस पार्टी का सदस्य होता है? विपक्षी दल का सदस्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमारा लोकसभा का लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सामान्यतः ये विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने अभी बताया था, कोई भी समिति है तो जिस सदन के द्वारा बनाई जा रही है उसके अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। जिस सदन के द्वारा बनाई जाएगी उस सदन के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसको गठित करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर। तो किसको देंगी वो? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को। और ये प्रश्न सीधा सीधा 2 बार आया है, 53 और 55। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारी चीजें, कितने सदस्य होते हैं, कितने अनुपात में होते हैं, संविधान की कौन से आर्टिकल में जिक्र है तो किसी में नहीं, ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इस समिति के बारे में मैंने जब हमारी क्लासेस चल रही थी 2-3 बार जिक्र किया था। एक समिति है हमारी जो ये चेक करती है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो संसद कुछ विषयों को छोड़ देती है। सभी चीज़ों पर एक एक डिटेल नहीं बनाती। कुछ विषय क्या होते हैं, जब उसको लागू किया जाता है इस कानून को, तो उसको अधिसूचना के माध्यम से कुछ नियमों को अधिसूचित करके लागू किया जाता है। अब ये देखने का काम कौन करता है? ये हमारी कार्यपालिका करती है कि उसको लागू, कौन से कानून को किस तरीके से लागू किया जाएगा, उसके लिए कौन से नियम कानून बनाए जा रहे हैं। उस कानून से अलग नहीं होने चाहिए वो। और इसके लिए एक संसद में समिति बनती है। उस समिति का आपको नाम बताना है कि कौन सी समिति है जो ये देखती है कि संसद ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने के लिए जो सरकार ने नियम विनियम बनाए हैं वो ऐसा तो नहीं है कि कानून में लिखा था कुछ और लागू करने कुछ। तो ये दोनों चीज़ों में ज़्यादा अंतर ना हो और जो कानून बनाया गया है, मूल कानून है, उसी के हिसाब से चीज़ें लागू की जाएं। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना,
जो देखता है कि संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारी एक समिति बनाई जाती है, संसद की समिति होती है, वो ये चेक करती है कि हमने जो कानून बनाया है, संसद ने जो कानून बनाया है, सरकार उसका उल्लंघन करके कुछ लागू तो नहीं कर रही। तो दोनों चीज़ें सेम है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसी तरीके से नियम कानून जो बनाए जाते हैं, सरकार जो कानून बनाती है, किसी कानून को लागू करने के लिए नियम वगैरह बनाती है, वो मूल कानून से अलग नहीं होने चाहिए। ये देखने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अधीनस्थ विधायन समिति। कौन सी समिति होती है? अधीनस्थ विधायन समिति। याद रखिएगा, अधीनस्थ विधायन समिति ऐसी समिति होती है जो जांच करती है कि सरकार हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ तो कोई काम तो नहीं कर रही। जैसे विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है संविधान के मामले में सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से ये समिति, कार्यकारी विधान समिति नहीं भाई, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? ये तो हमने कई बार चर्चा की थी। ठीक है, कई बार जो हमारी क्लासेस चल रही थी वहां पे चर्चा की थी। तो कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से बताएं, जितने भी क्लास लिए हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कि कौन से आर्टिकल में बजट के बजाय जो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है वो प्रयोग किया गया। देखिए, मूल संविधान में बजट शब्द नहीं है, मूल संविधान में क्या यूज किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये मूल संविधान में है। बजट शब्द संविधान में नहीं है, बजट शब्द संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, बजट शब्द संविधान में नहीं दे रखा है। वो आर्टिकल है हमारा 15 का सी। हाँ, एकदम सही आंसर है 112। 112 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति का दायित्व है, राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो हर साल संसद के सामने, खासकर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा या संसद के सामने सरकार को बोले कि वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करो, यानी कि बजट पेश करो। तो बजट शब्द का यूज कहाँ पे नहीं किया गया है? मूल संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 114 की बात करें तो इसमें दे रखा है विनियोग विधेयक। इसमें बोला गया है कि संचित निधि से जो भी पैसा निकाला जाएगा वो विनियोग विधेयक को पारित करके निकाला जाएगा। कौन सा? विनियोग विधेयक को पारित करके निकाला जाएगा। और वहीं पे आर्टिकल 111 में दे रखा है विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, यानी कि विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति कैसे कैसे काम करेगा। विधेयक पारित करने की जो प्रक्रिया है उसमें जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, उसको एक तरीके से जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो का एक ही बार प्रयोग किया गया है। ज्ञानी जैल सिंह 1986 के आसपास एक पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक था, उसको ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी पॉकेट में डाल लिया था, वो अभी तक राष्ट्रपति की पॉकेट में पड़ा हुआ है, यानी कि पारित नहीं किया गया। तो ये जो एक तरीके से वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास बताई गई है। ठीक है। 113 की हम लोग बात करें तो इसमें कुछ मात्रा में लेखानुदान का जिक्र है, कुछ मात्रा में कुछ अन्य विषय दे रखे हैं। सभी आर्टिकल आपको नहीं देखने हैं, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 111 भी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कार्यवाही कर सकता है, ये वर्णन कौन से आर्टिकल में है, या फिर आर्टिकल 111 संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो आपको पता है, हमने बात की थी 7वां संविधान संशोधन। इसी के साथ साथ थोड़ी सी और डिस्कशन करना चाहें इस पर तो कर सकते हैं। देखिए, मूल संविधान में जो राज्य हैं उनको 4 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा 6, 7, 8, 9, ये भाग थे जिनमें उनके बारे में दे रखा था। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें भाग 7 और 9
इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया। क्या किया गया? भाग 7 और 9 को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए आप लोग जब भी संविधान पढ़ते हैं तो उसमें भाग 7 नहीं मिलता। फिर आगे चलकर भाग 9 को तो ला दिया गया, पंचायत वाला टॉपिक 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन भाग 7 अभी भी गायब है संविधान से। वो गायब इसीलिए है क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया। तो ये हमारा लाया गया था 1956 में। और राज्य पुनर्गठन की हम लोग बात करें, हमने बात की थी फजल अली आयोग, याद है कि नहीं? उसके 2 सदस्य भी थे। कौन से थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जस्टिस फजल अली आयोग 1953 में गठित किया गया था, 55 में अपनी रिपोर्ट दी थी इसने, और 56 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। राज्य की 4 श्रेणियों को हटा के 2 श्रेणी बना दी गई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली आयोग के 2 और सदस्य थे, उनका नाम आपको बताना है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसी की सिफारिश के आधार पर 1956 में संविधान संशोधन और राज्यों की श्रेणियों को 4 से घटाकर 2 कर दिया गया था। मणिपुर राज्य का गठन, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊं मैं। इन राज्यों का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972, जनवरी थी आई थिंक 1972। ये है हमारा मेघालय, मां से है मणिपुर, और टा से है त्रिपुरा, और इसी तरीके से अरुणाचल, और बचा हमारा मिजोरम। इन दोनों का गठन हुआ है 1987 में। और नागालैंड की हम लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट के सारे देख ले रहे हैं, नागालैंड की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1963 में। अब नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों का गठन कब किया गया हमने देख लिया है। असम तो पहले से ही बना हुआ है, तो 1950 के आसपास से, या 1956 हम लोग बात करें तो पहले नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही राज्य था। नॉर्थ ईस्ट में यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर बोलते हैं, वो पहले एक ही राज्य हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे असम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्टेट करके या फिर नेफा करके एक राज्य होता था, इसको असम भी बोलते थे। हाँ, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। KM पनिक्कर तो दे दिया है, पनिक्कर कुंजरू, हाँ सही, एकदम सही है। पनिक्कर और कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य थे फजल अली आयोग के। तो हम लोग बात करें 7 सिस्टर, पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अब हमने वहाँ पे 7 राज्य बना दिए। तो 7 में से भाई एक तो है, अब भी है असम। 6 कब कब बने हैं? तो 6 में से पहले की बात करें, नागालैंड बनाया गया था, 13वां संविधान संशोधन, ये नागालैंड से संबंधित है। मेघालय की बात करें, मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ये 1972 में बनाए गए। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनाया गया 1987 में। अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा एक तरीके से मिजोरम है वो बनाया गया 1987 में। तो इस तरीके से ये राज्य बने हैं। तो 1972 ये हमारा मणिपुर का हो जाएगा। और एक बात करें हम लोग, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य ये था हमारा आंध्र राज्य। उसको पहले आंध्र प्रदेश नहीं बोलते थे, 1953 में गठित किया गया था। ये भाषा के आधार पर आंध्र स्टेट बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था? आंध्र स्टेट। 1953 भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नहीं था, उसका नाम आंध्र राज्य था। अच्छी बात है, सभी लोग और भी जो लोग हैं वो भी आ जाएं तो अच्छा और रहेगा। राजेश चौरसिया, तो सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र राज्य था, 1953 में गठित किया गया था। एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामालू, उनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। फिर उनकी वजह से वहाँ पर आंध्र राज्य या आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान में, उसमें काफ़ी सारे दंगे वगैरह होने लगे थे। तो इसलिए सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ा 1953 में। कौन सा? आंध्र राज्य। आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र राज्य नहीं लिखा हुआ है तो आंध्र प्रदेश होगा, वरना सही जो नाम था उसका आंध्र राज्य था। ठीक है, याद रखिएगा, किताबों में आंध्र प्रदेश दे दिया जाता है, लेकिन उस समय जो उसका नाम था आंध्र राज्य बोलते थे, आंध्र राज्य।
आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है? आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है? जिला फोरम, ये भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम जो लाया गया है वो 2 बार लाया गया है, 1986 में और 2019 में। अधिनियम कब लाया गया है? 1986, 2019। ठीक है, पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो हमारा 1986 में था, 2019 में लाया गया है। इस पर प्रश्न भी आ चुका है तो अब शायद दोबारा आने के चांस कम ही है, लेकिन आप याद रखिएगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और 2019 में उसको चेंज किया गया। अब इसमें ये चीजें बोली गई हैं, कौन सी एक तरीके से सही नहीं है ये पूछा गया है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए तक होता है। ठीक है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, सही बात है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अब इसमें कौन सा पूछा गया है? ये पूछा गया हमारा, हम लोग बात करें सही नहीं है। तो जल्दी से बताएं, किसी को आइडिया लग रहा हो तो। हाँ, तेलुगु। आंध्र राज्य में कौन सी भाषा चलती है? तेलुगु। देखिए, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, एक हमारा जिला स्तर पर विवाद निवारण तंत्र बनाया गया है और एक हमारा राज्य स्तर पर बनाया गया है। नन ऑफ दी जाएगा भाई, इसमें गलत पूछा है, तीनों सही हैं तो गलत है ही नहीं। और एक हमारा केंद्र स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। तो 3 स्तर पर बनाए गए हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय विवाद निवारण तंत्र बनाया गया है। इसमें 50 लाख तक के मामले, इसमें 2 करोड़ तक के मामले और इसमें 2 करोड़ से अधिक तक के मामले। और एक और चीज, अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी भी क्या होता है? कोई मामला दर्ज करा सकता है। व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद उत्तराधिकारी भी मामला दर्ज करा सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो जो भी मामला आपको दर्ज कराना है उसके लिए फीस भी आपको देनी पड़ती है। क्या होता है? कुछ मात्रा में आपको फीस भी अदा करनी पड़ती है आपको मुकदमा दर्ज कराने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है? उपभोक्ताओं के अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है, उसने आपको कोई सामान बेचा, वो एक्सपायर था, आपने खा लिया, आपको कोई दिक्कत आ गई, तो आप लोग उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसके माध्यम से, अगर 50 लाख तक का मामला है तो आप लोग यहाँ पे करिए, 2 करोड़ तक का मामला है तो यहाँ पे करिए, 2 करोड़ से अधिक का मामला है तो यहाँ पे करिए। वो उस कंपनी पर जुर्माना लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये नहीं बहुत परेशान करता है सर। कौन कौन? अच्छा, ये वाला ऑप्शन, 5वां ऑप्शन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है, आज प्रश्न ज़्यादा नहीं थे इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, 1-2 प्रश्न ही हैं आपके, ज़्यादा है नहीं। आज थोड़ी सी टाइपिंग वाले भैया जो हैं उनको थोड़ा सा काम था, उनको जल्दी जाना पड़ा तो उन्होंने टाइप कम किए हैं, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। हाँ, अब ये आपका जो ऑप्शन है वो 4 ही आएंगे एग्जाम में, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ऑप्शन 4 ही आएंगे इस बार से एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? देखिए, 28वें राज्य की बात करें तो 3 राज्य बनाए गए थे, CUJ। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा उत्तराखंड है और ये इसी क्रम में बने थे, ये हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है। तो ये हमारा 26वां था, ये हमारा 27वां था और ये हमारा 28वां था।
और ये कब बनाए गए थे? 2000 में। सन 2000 में एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड यूपी से अलग करके और झारखंड हमारा बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो 28वां राज्य था, कौन सा था? झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा 1 नवंबर को, ये हमारा एक तरीके से बात करें 9 नवंबर को, ये हमारा बात करें 15 नवंबर को बनाए गए थे। 1, 9, 15 नवंबर 2000 को ये बनाए गए थे। ठीक है, तो झारखंड हमारा 28वां राज्य है। 25वां राज्य हमारा कौन सा था? सिक्किम, हमने बात कर ली है। 26वां राज्य 1987 में बनाया गया था, गोवा। 26वां कौन सा था? गोवा। 1975-76 में 25वां कौन सा था? 25वां था कि 22वां था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 22वां था। ठीक है, सिक्किम कौन सा राज्य बनाया गया था भारत में? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय है। मानवाधिकारों का संरक्षक है, ये भी है। संविधान का अंतिम विवेचक यानी कि व्याख्याता है, ये भी है। सिविल न्यायालय भी है, आर्टिकल 133। सिविल कोर्ट के जो भी मामले होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी कि सभी हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का जो न्यायालय है वो संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, आर्टिकल 32। अंतिम विवेचक भी है, आर्टिकल 132। ठीक है, सिविल न्यायालय है 133। 133 के द्वारा सिविल मामलों की अपील होती है। तो सभी चीज़ें हैं, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5वां, एक से अधिक वाला। तो आज की जो क्लास थी वो थोड़ी से कम ही प्रश्न है, इसलिए हमने थोड़ा सा समय लेके व्याख्या भी ज़्यादा की है आपके लिए। कल कोशिश की जाएगी कि प्रश्नों की संख्या 40 के आसपास हो। ठीक है, कल कोशिश की जाएगी प्रश्नों की संख्या 40 के आसपास हो। और अभी आपके जो एग्जाम है उसमें 4 ही ऑप्शन आएंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पिछली बार 4 ही आए थे और 3-4 बार जो बीच में है वो 5 ऑप्शन आने लगे थे। उससे पहले भी 4 ही आते थे। आयोग का जब मन करता है तब वो 4 ऑप्शन देता है, जब मन करता है तो 5 ऑप्शन देता है। यहाँ पे प्रश्न नहीं कराए जा रहे, क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराया जाए, प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए क्या कराया जा रहा है? पूरा पूरा सीरीज, रिवीजन सीरीज चल रही है। तो प्रश्नों के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो व्याख्या भी की जा रही है कि आपको इससे कुछ भी मिलता जुलता दाएं बाएं का प्रश्न भी आ गया तब भी आप उसको क्या कर पाएँ? लपेट पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।